अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोएनर्जेटिक का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ेंगे और आज के लेक्चर में रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस हम पढ़ेंगे और अगले लेक्चरों में हम क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक रेस्पिरेशन। Respiration is an oxidation and reduction process in which occur inside a living cell, during which a large complex molecule or food is broken down and ATP is released. Respiration ये एक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस वो प्रोसेस जिसमें एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को रिलीज करता है, तो उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। और रिडक्शन प्रोसेस वो प्रोसेस जिसमें एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को गेन करता है, तो उस प्रोसेस को हम रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो रेस्पिरेशन ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है जो लिविंग सेल के अंदर ये प्रोसेस होती है, जिसमें एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या फूड की ब्रेकडाउन होती है और इसके नतीजे में एटीपी रिलीज हो जाती है या एनर्जी खारिज हो जाती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। और रेस्पिरेशन ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ये मेटाबॉलिज्म का एक टाइप है कि जिसमें एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। और आर इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तो ये रेस्पिरेशन का इक्वेशन है कि किस तरह एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होती है और इसके नतीजे में एटीपी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ग्लूकोज ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। जब ग्लूकोज की कंप्लीटली ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो इनसे 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर एंड 36 एटीपी प्रोड्यूस हो जाती है। 36 एटीपी इन यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में जब हम एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का कंप्लीटली ब्रेकडाउन करते हैं, तो इसके नतीजे में 36 एटीपी प्रोड्यूस हो जाती है। और अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जब हम एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का कंप्लीटली ब्रेकडाउन करते हैं, तो इसके नतीजे में 38 एटीपी प्रोड्यूस हो जाती है। एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं है और माइटोकॉन्ड्रिया 2 एटीपी वो इस्तेमाल करते हैं, तो इसी वजह से प्रोकैरियोटिक सेल में 38 एटीपी प्रोड्यूस हो जाती है एक ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेकडाउन करने से। रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अपोजिट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और जब वाटर एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पर हम एनर्जी सनलाइट की यूज करते हैं, तो इनसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाती है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की 2 टाइप है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन नीड ऑक्सीजन एंड ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो ग्लूकोज को कंप्लीट ब्रेकडाउन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और इनमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन नो नीड ऑक्सीजन एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है और यहाँ पर बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ये बैक्टीरिया में और मसल में ये प्रोसेस होती है, क्योंकि ये एक रेयर कंडीशन है। जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो उस कंडीशन में मसल में ऑक्सीजन की कमी होती है और जब ज्यादा एनर्जी की डिमांड होती है, तो उन केस में इन एरोबिक रेस्पिरेशन पर हो जाती है, क्योंकि इन एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो जाती है। रेस्पिरेशन अकर इन 3 फेसेस। रेस्पिरेशन 3 फेसेस पर मुश्तमिल है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आज के लेक्चर में हम सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस इज अ कॉमन स्टेप ऑफ बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलाइसिस ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक कॉमन स्टेप है, क्योंकि ये स्टेप दोनों में होती है। ग्लाइकोलाइसिस नो नीड ऑक्सीजन। ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ये बगैर ऑक्सीजन की ये प्रोसेस होती है। ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज
एनालिसिस का मतलब है स्प्लिटिंग। वो प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज की कंप्लीटली ब्रेकडाउन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ pyruvic acid and a net gain of 2 ATP molecule are produced। ग्लाइकोलाइसिस में हम ग्लूकोज की कंप्लीटली ब्रेकडाउन करते हैं और इसके नतीजे में 2 पायरुविक एसिड और 2 एटीपी प्रोड्यूस हो जाती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल ये सेल है और इसके दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है और इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलाइसिस इज आल्सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पाथवे कहते हैं बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय 3 जर्मन साइंटिस्ट एम्बेडेड, मेहरहोफ एंड फर्निस। ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पाथवे कहते हैं। इसको हम ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि जर्मन का 3 साइंटिस्ट थे, एम्बेडेड, मेहरहोफ एंड फर्निस। इन तीनों साइंसदानों ने ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को डिस्कवर किया, तो इसी वजह से ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस हैज 2 फेजेस। ग्लाइकोलाइसिस 2 फेजेस पर मुश्तमिल है, प्रिपरेटरी फेज एंड ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपरेटरी फेज इज आल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फेज। प्रिपरेटरी फेज को हम इन्वेस्टमेंट फेज भी कहते हैं, इन विच 2 ATP आर यूज्ड। यहाँ पर हम ATP इन्वेस्ट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज इज आल्सो कॉल्ड पी ऑफ फेज, इन विच 4 ATP, 2 NADPH एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड। ऑक्सीडेटिव फेज को हम फेज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ATP रिलीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई कारोबार वगैरह करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर बाद में इसका इनकम आता है। तो प्रिपरेटरी फेज में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 2 ATP का और ऑक्सीडेटिव फेज में इसका इनकम पर आता है ATP का। तो ऑक्सीडेटिव फेज में 4 ATP, 2 NADH2 और 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाती है और ये NADH2 फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर इससे हर एक मॉलिक्यूल से 3 ATP फिर प्रोड्यूस हो जाती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिपरेटरी फेज एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह 2 ATP इस्तेमाल होती है। प्रिपरेटरी फेज में हम ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करते हैं। तो ग्लूकोज एक ATP वो इस्तेमाल करता है और ATP से ADP बन जाता है और ATP का फास्फेट वो ग्लूकोज के साथ अटैच हो जाता है विद द हेल्प ऑफ काइनेज एंजाइम। तो काइनेज एंजाइम की मदद से इनसे ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाता है। इसको हम ग्लूकोज 6 फास्फेट क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन नंबर 6 पर फास्फेट अटैच है, इसी वजह से इसको हम ग्लूकोज 6 फास्फेट कहते हैं। तो ग्लूकोज फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट में फिर कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे का आइसोमर है। आइसोमर का क्या मतलब है? कि वो मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसे हो लेकिन स्ट्रक्चर के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी एक दूसरे का आइसोमर है क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में 6 कार्बन मौजूद है। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट वो फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ आइसोमरेज एंजाइम। आइसोमरेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट एक अनदर ATP वो इस्तेमाल करता है और ATP से ADP बन जाता है और ATP का फास्फेट वो फ्रक्टोज 6 फास्फेट के साथ अटैच हो जाता है, तो इनसे फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट बन जाता है। तो अगले स्टेप में फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट का कंप्लीटली ब्रेकडाउन होती है और इससे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बन जाता है। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लाइसरएल्डिहाइड
3 फास्फेट ये एक दूसरे का आइसोमर है, क्योंकि ये दोनों भी आइसोमरेज एंजाइम की मदद से एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये स्टेप प्रिपरेटरी फेज में आता है। फिर तो यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट से 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बन जाता है और सेल ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट इस्तेमाल करता है तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट फिर ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हर एक ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट हाइड्रोजन वो NAD को देता है तो इनसे NADH2 बन जाता है। तो यहाँ पर 2 NADH2 बन जाता है और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के साथ एक एक्स्ट्रा फास्फेट अटैच हो जाते हैं तो इनसे 1,3 डाइफास्फोग्लाइसरिक एसिड बन जाता है और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 के साथ फास्फेट अटैच है। तो यहाँ पर भी 1,2 डाइफास्फोग्लाइसरिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद है और हर एक मॉलिक्यूल एक फास्फेट ADP को देता है तो इनसे 2 ATP बन जाता है और इसके नतीजे में हमारे पास 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड बन जाता है। 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड का फास्फेट भी कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है। तो अगले स्टेप में 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड का फास्फेट फिर कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच हो जाता है और वो अपना लोकेशन वो चेंज करता है। फास्फेट चेंज लोकेशन। फास्फेट अपना लोकेशन चेंज करता है क्योंकि पहले कार्बन नंबर 3 पर था और अब कार्बन नंबर 2 पर हो गया है तो उसको हम 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड कहते हैं। तो 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड से 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। तो यहाँ पर 2 फास्फोइनोल पायरुविक एसिड मौजूद है तो हर एक फास्फोइनोल पायरुविक एसिड फास्फेट वो ADP को देता है तो इनसे 2 ATP बन जाता है। फास्फोइनोल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड बन जाता है तो ग्लाइकोलाइसिस के एंड में 2 पायरुविक एसिड बन जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 4 ATP प्रोड्यूस हो जाती है। 2 ATP इन्वेस्ट किया तो नेट गेन 2 ATP आ गया है। तो नेट गेन 2 ATP 2 NADH2 एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल आ गया है और फिर ये NADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फिर ये जाता है और फिर हर एक NADH2 से 3 ATP प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस को हमने पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में याद करें। अल्लाह हाफिज़।